आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का पहला पाठ भोजन ये कहाँ से आता है को पढ़ेंगे और इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे कि इस पाठ को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा की जाती है कि वह क्या सीखे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि पाठ में जगह जगह आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उस प्रश्न का जवाब देते चलिए। इससे पाठ समझने में आसानी होगी और क्रियाकलाप यानी एक्टिविटीज़ दी गई होंगी, उन्हें भी करने की कोशिश करिए। इससे आप प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पाठ प्रारंभ करने से पहले पूछा जा रहा है कि आपने क्या खाया था, तो आप उसे बताने की कोशिश करिए कि आपने क्या खाया था, थोड़ा सोच कर। उसके बाद लिखा है पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था, इसके बारे में बोलिए। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, सोचिए कि क्या सच में आपने जो कल खाया था आज वही खाया आपने। इसमें थोड़ा सोचना भी है, जवाब भी देना है, समझने की भी कोशिश करनी है, सिर्फ ऐसे रीड करना नहीं है। आगे चलते हैं। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? जरा इस पर भी गौर फरमाइए कि क्या हम हमेशा एक ही तरह का खाना खाते हैं, यानी कि कई दिनों तक हम चावल ही चावल खाते हैं, क्या रोटी रोटी खाते हैं, क्या कुछ चेंज भी करते हैं, यानी कि कभी सब्जी खाते हैं, कभी दाल खाते हैं, कभी चावल। इस पर गौर करिए। यानी जो पाठ का जो शुरू का जो भूमिका है जो हमने पढ़ी है अभी, उसमें जो क्वेश्चन किया गया है उसका जवाब देने की कोशिश करिए, उस पर सोचिए, तो आपको कुछ समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ वो होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम खा सकते हैं, उसे बोलते हैं खाद्य पदार्थ। तो उसमें क्रियाकलाप एक है, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। इस क्रियाकलाप में जो कहा गया है वो आपको करना चाहिए। और जो ये तालिका नीचे बनी हुई है, सारणी 1.1 हम क्या खाते हैं, जिसमें एक तरफ जो कॉलम है वो है विद्यार्थी यानी दोस्त का नाम, और दूसरी तरफ पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ वो लिखना है। तो जो आपके दोस्त हैं, ये जो आपकी कक्षा में पढ़ते हैं, उनसे पूछिए, उनका नाम लिखिए और उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या खाया। जब आप इस तरह से अपने दोस्तों से या कक्षा के विद्यार्थियों से वो पूछेंगे कि वो क्या खाया उन्होंने खाना पूरे दिन में, तो इससे आपको कुछ ज़रा सा अनुमान होगा कि हम और हमारे जो दोस्त वगैरह हैं कक्षा के या दूसरे जो राज्य के बच्चे हैं जैसे बिहार यूपी के या और कहीं के, तो वो किस तरह का खाना खाते हैं, यानी उनके घर में किस तरह का खाना खाया जाता है। तो थोड़ा सा आपको अनुभव होगा कि किस तरह के खाने हर घर में बनते हैं। तो पाठ का नाम भी यही है, तो हमें सीखना भी यही चीज़ें हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। चित्र 1.1 में दिखाया गया है। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। आपने कभी सोचा है कि चावल किस तरह से बनता है? देखो, कच्चे चावल को हम धोकर हम पानी में डालते हैं, ठीक है, उसे भी उबालते हैं। कई जगहों पे पतीलों में बनता है, कईयों में कुकर में बनाते हैं घरों में, तो उसे उबाल के बनाया जाता है और उसमें सिर्फ दो तरह की चीज़ें, पानी और चावल, इसका इस्तेमाल होता है, जिसे पदार्थ बोल रहे हैं या संगठक बोल रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की
आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। अब चावल बनाने में तो सिर्फ 2 ही पदार्थों की आवश्यकता हुई, यानी 2 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। मगर कभी कभी कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं इसमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सब्ज़ी बना रहे हैं हम, तो उसमें सब्ज़ी की ज़रूरत पड़ती है। मान चलो बैंगन बना रहे हैं, आलू बना रहे हैं, तो बैंगन आलू की ज़रूरत पड़ेगी, नमक की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ मसाले डालने पड़ेंगे। मसाले भी कई तरह के होते हैं, तेल डालना पड़ेगा, कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब क्रियाकलाप 2 देख लेते हैं। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तक घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। इस क्रियाकलाप में हमें ये करना है कि जो हमने सारणी बनाई थी, अपने दोस्तों के नाम लिखे थे और उन्होंने दिन भर में क्या खाया था उसकी सूची बनाई थी, उन्हीं में से कुछ खाद्य पदार्थ यानी खाने वाली चीज़ों के नाम हमको अलग से लिखने से सारणी बनाने और मम्मी पापा से अपने दोस्त यारों से पूछना है कि जो है ये जो चीज़ें बनी हैं खाने वाली वो किन किन पदार्थों से, यानी कौन कौन सी चीज़ उसमें डाल के बनाई गई है, और उसका नया सूची बनानी है हमें। जैसे उदाहरण के रूप में दे रखी है सारणी खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ, जिसमें एक तरफ का जो कॉलम बना रखा है वो बना रखा है खाद्य पदार्थ और दूसरा बना कच्ची सामग्री। खाद्य पदार्थ जैसे उसमें रोटी दे दिया है, जिसे चपाती भी कहते हैं, और वो आटा और जल यानी पानी से बना हुआ है। दाल जो है कच्ची दाल होती है, जल होता है, नमक, तेल या घी, मसाले का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसी तरीके से और भी कई चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है इस सूची में, और उसके बारे में लिखना है कि उसमें जो कच्ची सामग्री यानी जब बन जाता है खाना, उससे पहले बनाने के टाइम पे हम क्या क्या चीज़ उसके अंदर मिक्स करते हैं। तो ये चीज़ें मम्मी पापा से पूछ सकते हैं आप, और उसको बना सकते हैं सारणी को। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजकों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? फिर क्वेश्चन किया गया कि जो हमने दिन भर में जो खाया इसकी हमने सूची बनाई, फिर उसमें हमने ये देखा कि वो खाने जो हैं, ये जो खाद्य पदार्थ है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो अब हम उस पर गौर करते हैं कि क्या ये जो खाने वाली चीज़ें जो हम खाते हैं उसमें जो हर एक चीज़ समान मात्रा में डालते हैं या क्या है। और फिर इसमें एक क्वेश्चन किया गया कि अब वो कहाँ से मिलते हैं, यानी जो जैसे चावल है वो कहाँ से आता है, ये सब्जियां जो हैं हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां, वो कहाँ से आती हैं। तो अब हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये जो जो हम खाना जो हमारे घर में बनता है, जो हम खाते हैं, उसमें जो चीज़ें मिलाई जाती हैं वो आती कहाँ से, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री का मतलब हो गया वो चीज़ें जिन्हें खाई जाती हैं, एवं उनके स्रोत। स्रोत का मतलब कहाँ से मिलती है हमको। तो आगे पढ़ते हैं हम। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र 1.2 ए, यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इसको आपने पढ़ा, अब देख समझिए इसको कि जो कच्ची सामग्रियाँ हैं जैसे कि फल हैं, सब्जियां हैं, चावल है, गेहूं है, ये सारी जो हैं ये सारी चीज़ें जो हैं फसलों से आती हैं, पौधों से आती हैं। यानी हम इनके कहीं पेड़ उगे होते हैं या कहीं फसल उगाई होती है या पौधे उगे होते हैं, उनसे भी प्राप्त होती है। आपने खेतों में देखा होगा, कुछ बच्चे शहरों में रहते हैं, कुछ गांव में रहते हैं। तो शहर वाले तो बहुत कम देखते हैं, मगर अगर वो गांव में जाते हैं तो वो देखते होंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े खेत होते हैं जहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं की, चावल की, पौधे बहुत सारे होते हैं। तो वहाँ से सब चीज़ें प्राप्त होती हैं, फल और सब्जियाँ, गेहूँ, चावल। मगर कुछ ऐसी चीज़ें जो इन पेड़ पौधों से, फसलों से नहीं मिलती हमको, ये हमको जो है पशु पक्षियों, जानवरों से मिलती है, जिन्हें हम जंतु कहते हैं। जैसे कि दूध
दूध गाय भैंस बकरे से मिलती है हमको, अंडा मुर्गी से मिलता है। कुछ मांसाहारी लोग यानी मांस खाने वाले तो मुर्गा खाते हैं, मछलियाँ खाते हैं, झींगा खाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जंतुओं से प्राप्त होती है, यानी कि कुछ चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती हैं और कुछ चीज़ें हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं। अब है क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतों उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? क्रियाकलाप 3 को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि जो जांतों यानी जंतुओं से जो हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं वो उसका स्रोत जंतु होते हैं, यानी कि जीव जंतु, जानवर वगैरह। और जो हमें फसलों से प्राप्त होती है, पौधों से प्राप्त होती है, वो पौधों से प्राप्त यानी पौधे उनका स्रोत हैं। जैसे अगर हमको गेहूँ बोले और चावल बोले, सब्जियां बोले, फल बोले, तो इनका जो स्रोत है वो है पौधे। और जैसे अंडा, दूध, मांस, ये सारी की सारी चीज़ें जंतुओं से प्राप्त होती हैं, जंतु इसके स्रोत हैं। इसके अंदर जो सारणी 1.2 है, खाद्य व्यंजन संगठक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। तो इसमें कुछ खाद्य जैसे खाद्य मद जैसे इडली, चिकन करी दे रखा है। कच्ची सामग्री कौन कौन सामग्री से मिला है? जैसे चावल, इडली जो है चावल, उड़द की दाल, नमक, जल से बना हुआ है। और स्रोत का है पौधे। तो इसी सारणी को हमें और आगे बढ़ाना है और कुछ और चीज़ें भी इसमें लिखनी है। इसमें इडली का दे रखा है, चिकन करी और खीर का दे रखा है। तो आप इसको समझिए कि ये जो चीज़ें हैं वो किन चीज़ों से बनी हुई है और फिर कहाँ से चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो ये लिखना है। तो इन्हीं को और आगे बढ़ाओगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब आते हैं हम 1.3 भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। यानी हमने अभी तक इतना पढ़ लिया है, इतना हम जान गए हैं कि हम जो खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से जंतुओं से या फिर पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, यानी उनका स्रोत जंतु और पौधे हैं। अब हम जो 1.3 में पढ़ेंगे वो है भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। यानी कि हमको इतना तो पता है कि पौधों से और जंतु से प्राप्त होते हैं, मगर पौधों में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें खाने में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में, और जंतुओं के क्या क्या उत्पाद हैं उनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। इसमें ये कहा गया है कि हमें इतना पता है कि हम पौधों से जो चीज़ें मिलती हैं उसे हम खाते हैं, खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मगर कौन सी चीज़ें? तो हमने इस पर गौर किया है कि कभी हम पौधों की जड़ें खाते हैं, ठीक है, कभी उनके पुष्प यानी कि फूल का इस्तेमाल करते हैं, और कभी तना और कभी पत्तियाँ। तो हर एक चीज़ की अलग अलग, तो कौन से पौधे की क्या चीज़ खाते हैं उसके बारे में हमें जानने की कोशिश करनी है। इसमें आगे बढ़ते हैं। कभी आपने सीताफल, जिसे काशी फल भी कहते हैं, के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़े बना खाया है? मैंने तो नहीं खाया है। अगर आपने खाया हो तो आप इसके बारे में अपने मित्रों से बात कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। इसका प्रयत्न कीजिए, यानी कि आप अगर नहीं खाया तो आप अपने मम्मी से बोलिए कि वो बना के खिलाएं एक बार।
कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? देखिए स्टूडेंट, जैसे कि इसमें बोला है सरसों, तो सरसों का जो साग, आपने सुना होगा कि सरसों का साग आज बना है, तो इसका मतलब सरसों का जो पौधा है उसकी पत्तियों का हम साग बना के खाते हैं। और यही जब सरसों बड़े हो जाते हैं तो उसमें जो दाने निकलते हैं, बीज निकलता है, उसको पेरा जाता है मशीनों से और उसका तेल निकाला जाता है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं इस पौधे का। उसी तरीके से केले का, अब केले का देखिए, आप केले का जो फल है उसको आप ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, केला खाते हैं, घर में आता है। इसके अलावा केले, जो हरे केले होते हैं, कच्चे केले होते हैं, उनकी सब्जियाँ भी बनाई जाती हैं। तो हम इसके 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमें सोचने हैं कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं कि उसके किस भाग का इस्तेमाल हम करते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ अभी हमने एक तो सरसों और एक केले के बारे में यहाँ किताब में दिखाया गया, मगर आपको और भी सोचने हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके कई 2 या 2 से अधिक हम भागों को खा सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, क्रियाकलाप 4 देखते हैं। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांटें जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों को के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। इस क्रियाकलाप में ये कहा गया है कि जो सारणी 1.4 है, भोजन के रूप में पौधों के भाग, इसका जो है हमको पूरा करना है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोतों की तरह पौधा, जैसे बैंगन का भरता हम बनाते हैं, ठीक है। तो इस संगठक स्रोत क्या क्या है इसमें बैंगन है, मिर्च मसाले के रूप में या और कोई चीज़ डाला जाता हो। और ये पौधे के भाग जो हमें संगठन देता है, यानी कहाँ से ये आया है। तो बैंगन का जो भरता बना है वो बैंगन से बना हुआ है, मिर्च मसालों से बना हुआ है, ठीक है। मगर ये है कि आखिरकार बैंगन फल है और मिर्च मसाले भी एक तरह से, उसमें मिर्च भी फल है। तो इस तरह से हमको सारणी पूरी करनी है। स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखना कि इस दुनिया में बहुत सारे पौधे मिलते हैं, हर एक पौधा खाने योग्य नहीं होता है। ये जो चित्र दिखाया गया इसमें लिखा हुआ है अपने आसपास के अनजान पौधों पर ये देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं, यानी हर तरह के पौधे नहीं खाए जाते हैं। जो खाने लायक होते हैं उन्हीं पौधों को खाया जाता है और कुछ पौधे जहरीले भी होते हैं, इसलिए आप कभी खाकर टेस्ट मत करना। अब हम क्रियाकलाप 5 पढ़ेंगे। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रखने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? अक्सर हम ये घरों पे करते हैं। हमारी मम्मी जो होती है वो चने होते हैं या मूंग की दाल होती है, उसे पानी में भिगो देते हैं रात में, और सुबह जब वो फूल जाते हैं तो अगर हमने खा लिया तो ठीक है, नहीं खाया तो उसे रख देते हैं। 1-2 दिन पड़ा रहता है तो उसमें कुछ निकल ही आता है, तने जैसा निकल जाता है वाइट, जो इस चित्र में भी दिखाया जा रहा है, तो उसे अंकुरण कहते हैं। तो वो चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना, ये जो चित्र में दिखाया हुआ है कि ये चना है और इसे भिगो के फुलाया गया है और इसे कुछ समय के लिए रख दिया गया, तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें निकल गई हैं वाइट रंग की, जिसे एक तरह से जड़ बोला जाता है, तना बोला जाता है, ठीक है, जिसे अंकुर चना कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। देखिए, मधुमक्खी क्या करती हैं, जो फूल के जो बगीचे होते हैं
या ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसमें फूल होते हैं, मधुमक्खियाँ वहाँ जाती हैं, फूलों से रस लेती हैं और आके अपने छत्ते में भर देती हैं। तो वो जो इकट्ठा रहती है वही एक तरह का शहद होता है, जिसे बाद में काट कर उस छत्ते को उसको निचोड़ कर निकाला जाता है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो पौधे फूल वाले होते हैं वो कुछ समय के लिए ही उगते हैं, उन्हीं से रस निकाल कर लेके बनाती हैं ये मधुमक्खियाँ, और उसके बाद फिर वो नहीं रहते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं फूलों के रसों को लेती हैं और अपने छत्ते में लाकर डालती हैं। ये कुछ समय करती हैं और जब ये जो छत्ता बन जाता है तो इसका इस्तेमाल करके हम शहद निकालते हैं, उसका खाने में उपयोग करते हैं। जैसा कि चने में हमने पढ़ा था, तो उसे आगे थोड़ा देख लेते हैं। बीज से बाहर निकल आती है। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए, यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। तो कभी अपने मम्मी से बोलिए कि चने को जो है पानी में डाल के भिगो कर रख दे रात में, और सुबह जो है फूल जाए तो उसे 1-2 दिन कपड़ों में लपेट कर रख दे या ऐसे ही रख दे, पानी से निकाल के रख दे तो उसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद तने निकल जाते हैं, उसे अंकुरण कहते हैं, चनों का अंकुरण होना। उसको 2-3 दिन के बाद उसको धोकर अच्छे से सफाई से, और उसे फिर उसको चाहे उबाल कर आप छोले बनाए खाएं, चाहे ऐसे ही खाएं, तो वो ज़्यादा ताकतवर होता है। तो ये क्रियाकलाप जो है आप करके देखिए। अब आगे पढ़ते हैं 1.4 जंतु क्या खाते हैं। जंतु मतलब जानवर, जीव जंतु, पक्षी, जो भी पक्षी नहीं, जंतु मतलब जानवर, ठीक है। तो क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? या आपसे प्रश्न कर रहे हैं इसमें कि क्या आपने जीव जंतुओं को देखा है, या कुछ पालतू हैं जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, या खरगोश वगैरह, या भैंस, बकरी। तो अगर आपने पाला होगा, आप घर में ये पशु होंगे तो आप जानते ही होंगे। इसके अलावा आपने कभी कबूतर देखा होगा, छिपकली देखी होगी, घर में रहते हैं, कीट, ऐसे कीड़े मकोड़े देखे जो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो हमें उन्हें देखना है, उन पर गौर करना है कि वो खाते क्या हैं, कैसे खाते हैं। जैसे इसमें दिखा रहे हैं कि गिलहरी अखरोट खा रही है, चित्र में दिखा रहे हैं। अब आता है क्रियाकलाप 6। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन में भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारणी 1.5 इसमें जंतु और उनका भोजन, इसमें कुछ दे रखा है, जीव का नाम दे रखा है भैंस। तो भैंस क्या खाती है? घास खाती, खली खाती, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षी, दूध। बिल्ली ज़्यादातर चूहा ज़्यादा खाती है, दूध पीती है। तो इसी तरह से आपको चूहे के बारे में शेर, बाघ और मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा, अन्य, इनके बारे में लिखना है कि ये सब क्या खाते हैं। तो आप सोच सोच के लिखिए। पुस्तक में जो क्रियाकलाप दिए हुए हैं उसे आप खुद करने की कोशिश करिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप अपने दोस्त का सहारा ले सकते हैं, मम्मी पापा का सहारा ले सकते हैं, टीचर का भी सहारा ले सकते हैं, मगर खुद करिए। अगर आप खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर कोई आपको दूसरा करके दे देगा तो आप नहीं सीख सकेंगे। एक सीधा सा उदाहरण है कि अगर आप घर में खाना बनाते हैं तो आपको खाना बनाना आ जाएगा, और अगर आपको बना बनाया खाना मिलेगा तो आपको सिर्फ खाना आएगा, बनाना नहीं आएगा। इसलिए आप खुद करें, खुद करने की कोशिश करें, तभी आप सीख सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप मतलब पौधा उत्पाद खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो जीव जंतु
जो सिर्फ पौधे या पौधों पे आधारित जो चीज़ें होती हैं, पेड़ पौधे पे जड़, तना, पत्ते, तो वो जो खाते सिर्फ वही खाते, इसके अलावा और कुछ नहीं खाते, उसको शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। अब आया मांसाहारी जंतु, यानी जो शाक नहीं खाते हैं। शाक मतलब पत्ते, पौधे, जड़, तना, ये सब नहीं खाते, ये दूसरे जंतु को खाते हैं। जैसे कि शेर जो हिरण को खाता है, बिल्ली जो है चूहो खा जाती है। तो ये जो जंतु होते हैं जो मतलब सिर्फ दूसरे जंतु को खाते हैं, उन्हें बोलते हैं मांसाहारी जंतु। आगे बढ़ते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। सर्वाहारी वो होते हैं जो पौधे भी खाते हैं और जीव जंतु को भी खाते हैं, वो सर्वाहारी होते हैं। यानी वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों के मिक्स होते हैं, सर्वाहारी। वो हर एक चीज़ खाते हैं, उसे सर्वाहारी कहते हैं। सारणी 1.6 में जो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी का जो टेबल बना हुआ है, इसमें गाय लिखा हुआ है कि शाकाहारी है, गाय सिर्फ घास वास ही खाती है। मांसाहारी शेर मांसाहारी है। सर्वाहारी कौवा जो है, कौवा दाने भी खाता है, इसके अलावा जो है मरे हुए जानवरों को भी खाता है, तो इसलिए सर्वाहारी। तो इसी सारणी को पूरा करना है आपको। ये एक कार्टून दिखाया गया है जिसमें ये लड़की सोच रही है, कह रही है, पहेली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। मनुष्य मतलब आदमी, औरत, इंसान जो भी हैं। तो इंसान जो होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, मगर सभी सर्वाहारी नहीं होते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ जो है पौधे या उससे प्राप्त चीज़ें ही खाते हैं, मगर कुछ जो है मांस वगैरह भी खाते हैं। तो कुछ मांसाहारी भी होते हैं और कुछ शाकाहारी, मगर इन्हें फिर भी जो है सर्वाहारी में कहा जाता है इंसानों को। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि ये भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। इसमें समझाया जा रहा है कि देखिए, हमारे देश में या हमारे स्टेट में, हमारे पड़ोस में भी हम गौर अगर करें तो बहुत सारे ऐसे लोगों को खाना भी नहीं मिलता है। खाने को उनको जो है पर्याप्त खाने को नहीं मिलता है, बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतों में रहते हैं। तो हमें ऐसी कोशिशें करनी चाहिए कि हमारे देश के हर एक व्यक्ति को, इंसान को खाने की सुविधा हो, उसे मिले पर्याप्त मात्रा में। इस तरीके से ये जो पाठ है ये हमने पढ़ लिया। अब इसमें कुछ प्रमुख शब्द हैं और ये कुछ सारांश है। सारांश वो चीज़ होती है जो पाठ का एक तरह से निचोड़ होता है कि हमने इस पूरे पाठ को पढ़ने के बाद हमने क्या क्या चीज़ सीखा है, तो वो सारांश में होता है। तो एक एक सारांश पॉइंट को हम पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला है, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। तो ये चीज़ें हैं कि हमारे पूरे भारत में, देश में, हर स्टेट में, हर ज़िलों में अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं। दूसरा है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। यानी हम इस पाठ को पढ़ के ये सीखते हैं कि जो हम खाते पीते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, खाते हैं, वो या तो पौधों से प्राप्त होती है, जंतुओं से होती है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। तीसरा है, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। यानी जो जंतु कोई भी हो, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, वो शाकाहारी कहलाएगा जो सिर्फ पादप खाते हैं। पादप मतलब होता है पेड़ पौधे से प्राप्त चीज़ें। नेक्स्ट है, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। अब जो जंतु मतलब जीव जंतु, जो इंसान भी उसमें शामिल हो सकते हैं, जो सिर्फ जंतु खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। नेक्स्ट, जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। यानी जो जीव जंतु जिसमें इंसान भी शामिल है, जो पौधों से प्राप्त चीज़ें भी खाता है और जंतुओं से प्राप्त चीज़ें खाता है, उससे सर्वाहारी कहते हैं। तो ये मुख्य बातें हम इस पाठ को पढ़ के हमने जाना है। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।